हाय, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल कोडर एक्स अंकित एंड एक बार फिर से स्वागत है आपका स्प्रिंग फ्रेमवर्क प्लस स्प्रिंग बूट के इस अमेजिंग से कोर्स में। एंड हम लोग अब देखेंगे कि किस तरीके से नल इंजेक्शन इंजेक्ट करवाएंगे। जैसे मान लीजिए जो डिपेंडेंसी इंजेक्शन करवा रहे थे हम, उसमें सिंपल वैल्यू, प्रिमिटिव वैल्यू, रैपर क्लास वाली वैल्यू, स्ट्रिंग, ये सब हमने देखा कि किस तरीके से हम इंजेक्ट करवाएंगे डिपेंडेंसी इंजेक्शन के थ्रू वैल्यूज, राइट। कैसे हम डिपेंडेंसी इंजेक्ट करवाएंगे बिन प्रॉपर्टीज में। नेक्स्ट हमने ये देखा कि कलेक्शन इंजेक्शन कैसे इंजेक्ट करवाएंगे। जब कलेक्शन की कोई वैल्यूज रहेगी तो बिन प्रॉपर्टी में कैसे इंजेक्ट करवाते हैं। util.map, java.util.map देखा हमने, java.util.list देखा, सेट देखा, प्रॉपर्टीज देखा। नाउ अब हमारे पास जो है एक नल इंजेक्शन एक करके कॉन्सेप्ट हो रहा होता है, जो इंटरव्यू पर्पज से तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप जावा के लिए इंटरव्यू दे रहे हैं, जावा के लिए जॉब लेना चाहते हैं, जावा सीख करके जावा स्प्रिंग बूट में अगर आपको जॉब चाहिए, तो मोस्ट ऑफ द चांसेस रहते हैं मोस्ट ऑफ द टाइम कि भाई आपसे नल इंजेक्शन के बारे में पूछ दिया जाए। बेसिकली नल इंजेक्शन जैसे वैल्यू नल है ना, तो बीन प्रॉपर्टी में नल कैसे भेजेंगे, है ना, नल कैसे इंजेक्ट करेंगे, तो डैट इज आवर टुडेज टॉपिक। तो चलिए मैं खोल लेता हूँ सॉरी यार, ये MS स्प्रिंग में टाइप कर रहा हूँ, MS पेंट, एंड हियर आई विल राइट एंड लेट मी ओपन इक्लिप्स भी खोल लेते हैं साथ साथ, तो थोड़ा हमारा सही रहेगा। एंड जस्ट सी यार, अब हम लोग क्या कर रहे होंगे। तो नल इंजेक्शन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। नल इंजेक्शन पहले तो वैल्यू, नाम से ही पता चल रहा है व्हाट यू हैव टू डू यार, कि वैल्यू जो है आपके नल है वो इंजेक्ट करवाना है। तो नल इंजेक्शन देखिए किस तरीके से इंजेक्ट करवा रहे होते हैं और कैसे होता है। देखिए पहली बात, क्या नल इंजेक्शन आप कंस्ट्रक्टर इंजेक्शन से करवा सकते हैं? यस, नल की वैल्यू कंस्ट्रक्टर इंजेक्शन से इंजेक्ट करवाई जाती है, मतलब कंस्ट्रक्टर के पैरामीटर में नल पास कर सकते हैं। हाँ, पास कर सकते हैं। सेकंड, क्या आप सेटर इंजेक्शन के थ्रू नल इंजेक्शन करवा सकते हैं? बिल्कुल, पर उसकी कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आगे मैं समझाऊंगा इसका आंसर और आपको मिलता चला जाएगा इस वीडियो के साथ। यहाँ देखते हैं कि नल इंजेक्शन क्या होता है भाई, कि क्यों हम लोग नल इंजेक्ट करवाते हैं। देखिए सबसे पहला जो पॉइंट है ये है कि कंस्ट्रक्टर इंजेक्शन में, जब आप कंस्ट्रक्टर इंजेक्शन का यूज करते हैं और अगर एक क्लास का कंस्ट्रक्टर, जब आप कंस्ट्रक्टर इंजेक्शन कर रहे हैं और मान लीजिए कि वहाँ पर 4 पैराम कंस्ट्रक्टर है, 4 पैरामीटर वाला कंस्ट्रक्टर है, तो क्या जब आप डिपेंडेंसी इंजेक्ट करवाएंगे तो चारों पैराम्स का वैल्यू डालेंगे? क्या आप चारों पैराम्स का वैल्यू डालेंगे तब वो डिपेंडेंसी चलेगी, तब वो डिपेंडेंसी इंजेक्ट होगी? बिल्कुल, आपको 4 जो पैरामीटर्स थे उस कंस्ट्रक्टर का वो डालना पड़ेगा। क्या आप 3 कंस्ट्रक्टर पैरामीटर का वैल्यू पास करेंगे तो रन करेगा? क्या इंजेक्ट होगा? नहीं। एक्सेप्शन मिलेगा? यस, बिल्कुल मिलेगा। क्यों? क्योंकि आपके पास ओवरलोडेड कंस्ट्रक्टर 3 पैरामीटर्स के साथ नहीं है। अरे मान लीजिए कि एक कंस्ट्रक्टर है जिसमें 3 पैरामीटर्स पास किए गए या 4 पैरामीटर्स जिस कंस्ट्रक्टर में पास गए हैं, अगर उस कंस्ट्रक्टर के कॉलिंग के टाइम चारों पैरामीटर्स के वैल्यू नहीं भेजे जाते हैं तो क्या होगा? आई होप आपको आइडिया लग रहा होगा। कंस्ट्रक्टर इंजेक्शन याद कीजिए जरा, रिमेंबर इट। तो कंस्ट्रक्टर इंजेक्शन के दौरान आपको हर एक कंस्ट्रक्टर पैरामीटर का वैल्यू इंजेक्ट करना पड़ता है ना, जरूर करना पड़ता है। यस, अब बात यह है कि अगर आप 3 चाहें तो नहीं दे सकते हैं। अगर आपके पास कंस्ट्रक्टर ओवरलोडेड नहीं है तो नहीं डाल सकते हैं। और ओवरलोड कंस्ट्रक्टर को करना n पैरामीटर्स के लिए, मैंने आपको दिखाया था ना कितना ज़्यादा था। अगर 10 पैरामीटर है तब तो लैक्स में चल जा रहे थे ना हमारे। तो क्या आप लैक्स में कंस्ट्रक्टर लिख सकते हैं n फैक्टर करके, वो जो मैंने आपको बताया था कंस्ट्रक्टर इंजेक्शन में? यस। तो अब बात यह है भाई कि मैं नल कैसे, क्यों पास कर दूंगा नल वहाँ पे। देखिए कब कंस्ट्रक्टर इंजेक्शन में मान लीजिए कंस्ट्रक्टर तो हमें रन करवाना है, डिपेंडेंसी इंजेक्ट करवानी है। अब जब डिपेंडेंसी इंजेक्ट करवानी है तो कंस्ट्रक्टर के सारे पैरामीटर्स का वैल्यू पास करना पड़ेगा। यस। अब मेरे पास मान लीजिए 1 पैरामीटर का वैल्यू नहीं है, मेरे पास 2 पैरामीटर का वैल्यू नहीं है, तो हम उसको ऐसा फील करवा देंगे, ऐसा उस कंस्ट्रक्टर को फील करवाएंगे कि हाँ भाई मैंने तुम्हें वैल्यू दिया है, जो वैल्यू नल है। नल भी एक वैल्यू ही है जो हम उस कंस्ट्रक्टर के पैरामीटर के लिए पास कर रहे हैं। फर्क इतना होगा कि ये नल हो जाएगा, ऑब्जेक्ट में कोई ऑब्जेक्ट का रेफरेंस नहीं होगा। तो कंस्ट्रक्टर इंजेक्शन में जब कभी कंस्ट्रक्टर के पैरामीटर आपसे क्या डिमांड करे, अगर कंस्ट्रक्टर का पैरामीटर ऑब्जेक्ट या रेफरेंस टाइप का है तो अगर आपके पास वो ऑब्जेक्ट या रेफरेंस मौजूद नहीं है तो नल पास करवा सकते हैं। यस, नल पास करवा सकते हैं। फाइन, क्या समझ में आ रहा है नल इंजेक्शन? यस। देखिए कि
we know that in constructor injection यहाँ देखिए, we know that, 1 second, हाँ, कि all parameters of constructors must participate in the process of dependency, or let's say in the process, just right, okay, otherwise it will give exception, definitely, अदरवाइज अगर इसको एक भी पैरामीटर नहीं मिलता है तो पैरामीटर दे देगा, ये पैरामीटर में बोल रहा हूँ, एक्सेप्शन देगा। अगर आपने आपका कंस्ट्रक्टर आपसे 4 पैरामीटर डिमांड कर रहा है, आपने 3 पास किया, एक्सेप्शन देगा। अब अगर आपने 3 पास किया, अगर ओवरलोडेड कंस्ट्रक्टर है तब तो ठीक है, नहीं ओवरलोडेड है तो भाई नहीं है। तो इसी एंगल में सोचिए ना, मान लीजिए आप जब एक क्लास लिख रहे हैं मेरे भाई, आप अगर एक क्लास लिख रहे हो, आप खुद से प्रोग्रामर एक क्लास बना रहा है, तो वहाँ पर मान लेते हैं, ऐसा मान लेते हैं कि रेयरली ऐसा करेगा, बट मान लेते हैं, नहीं मेरा मन है, मैं जिद्दी हूँ, मैं मान लेता हूँ, ठीक है, कि नहीं भाई चलो मैंने 4 कंस्ट्रक्टर पैरामीटर वाले की जगह मैंने ओवरलोड करवा दिया कंस्ट्रक्टर को 3 पैरामीटर्स का, तो मेरा तो 3 पैरामीटर का मैं डालूंगा तो काम करेगा। अब तो मेरा डिपेंडेंसी इंजेक्ट, अब तो वो कंस्ट्रक्टर की कॉलिंग हो जाएगी, फाइन। लेकिन जरा ये सोचिए, क्या स्प्रिंग फ्रेमवर्क में जो पहले से दिए गए कुछ क्लासेज होंगे या कोई टेक्नोलॉजी में पहले से दिए गए क्लासेज होंगे, जब आपको डिपेंडेंसी इंजेक्ट करवानी होगी तब क्या आप उस क्लास को बदल सकते हैं? क्या आप उस क्लास में ओवरलोड कंस्ट्रक्टर करवा सकते हैं? नहीं, है ना, आप खुद नहीं ना जाके बदल सकते हैं स्प्रिंग के दिए गए क्लासेस में, राइट। तो वहाँ पर आपको दिमाग लगाना पड़ेगा यार कि मैं क्या करूँ, तो नल पास कर देंगे। जिसका हमें ऑब्जेक्ट का वैल्यू नहीं पता होगा, रेफरेंस नहीं पता होगा, उसकी जगह पर हम नल पास कर देंगे, ठीक है, ताकि वो सेटिस्फाइड हो जाए। क्या समझ गए? तो इफ सेकंड पॉइंट, दिस इज द फर्स्ट पॉइंट, 1 सेकेंड ना, यहाँ मैं इसको ऐसे लिख लेता हूँ, हाँ, इफ कंस्ट्रक्टर पैरामीटर is of reference type या object type and we do not have the value we do not have values for all the constructor params, then to satisfy the constructor we can pass null as arguments क्या होता है भाई? arguments, null as arguments for the params which we don't, for the params which values are not available to us, जो हमारे पास वैल्यूज अवेलेबल नहीं जिस पैरामीटर के लिए, उसमें हम क्या पास कर देंगे? नल। आर्गुमेंट्स मतलब उस पैरामीटर के जो वैल्यू हो गया, तो नल पास कर देंगे। क्या समझ में आया? नल इंजेक्शन अब दिमाग काम कर रहा है तो सेटिस्फाई द कंस्ट्रक्टर को ऐसा लगना चाहिए कि नहीं भाई हम उसमें वैल्यू पास कर रहे हैं, ठीक है, तो वहाँ पर क्या पास कर रहे होंगे? नल पास कर रहे होंगे। इतना सिंपल तो है, ठीक है। अब ये आपको इस एंगल में नहीं सोचना है हर बार कि भाई मैं तो कंस्ट्रक्टर ओवरलोड करवा दूंगा। अरे बुद्धू यार सॉरी, बट ठीक है। अरे यार जरा दिमाग लगाओ, आप जब अपना ना बना लिख दोगे अपने कंस्ट्रक्टर खुद ना, जो प्रोग्रामर जो क्लास बनाएगा वो कर सकता है ना, वो एडिट करेगा ना, वो कंस्ट्रक्टर ओवरलोड करवाएगा। वो कहेगा नहीं भाई मुझे 2 चीज़ का वैल्यू नहीं पता, तो मैं 2 कंस्ट्रक्टर वाले का एक कंस्ट्रक्टर बनाता हूँ, 2 पैरामीटर कंस्ट्रक्टर का, और वहाँ पे मैं पास कर दूंगा, कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग चल जाएगा, रन कर जाएगा। अरे मेरे भाई, मेरे प्यारे दोस्तों, जरा यहाँ पे दिमाग लगाओ कि जब स्प्रिंग फ्रेमवर्क जब कोई क्लास देगा, वहाँ पर कभी ज़रूरत पड़ा तब तो फंस गए। फिर क्या आप स्प्रिंग क्लास में दिए गए APIs को चेंज करोगे? नहीं ना, दैट्स इट यार। तो यहाँ पर दिस इज़ वेरी हेल्पफुल while working with predefined classes, predefined dependencies, that's it। predefined classes है ना,
डैट हैव, चलो जिनके पास ओवरलोडेड कंस्ट्रक्टर नहीं है वो तो सही है, इतना तो समझ ही जाओगे, फाइन। अब किस तरीके से आप वैल्यू पास कर रहे होगे, जरा हम लोग एक एग्जाम्पल लेते हैं। ये मच्छर आ गया बीच में, कोई बात नहीं, हम एक एग्जाम्पल लेते हैं एंड दैट एग्जाम्पल शुड बी फाइन। यार यहाँ पे हम लेते हैं एग्जाम्पल, एक प्रोजेक्ट बना करके मिनी, जिस तरीके से हमने अब तक सीखते आया है उस तरीके से हम एग्जाम्पल लेते हैं एंड सी कि क्या मैं कहने की कोशिश कर रहा हूँ, अभी आपको समझ में आ जाएगा। बेसिकली जब आप पास कर रहे होते हैं कंस्ट्रक्टर में, इस तरीके से वैल्यू पास करते हैं ना, कंस्ट्रक्टर -ARG राइट, इस तरीके से पास करते हैं। तो मैं यहाँ पर मुझे पास करना होगा नल, तो मैं इस तरीके से पास कर दूंगा, यहाँ पर लिखूंगा नल और यहाँ पर लिख दूंगा कंस्ट्रक्टर -ARG, बस इस तरीके से मैं पास कर दूंगा, डेट्स इट। ऐसे पास करना होता है। यहाँ लेट मी जस्ट चेंज द कलर, इस तरीके से आप पास कर सकते हो। तो मैं फॉर एग्जांपल आपको एक एग्जांपल यहाँ लेकर के दिखाता हूँ। एक प्रोजेक्ट लेते हैं एंड वहाँ पे नल इंजेक्शन शुरू करेंगे। तो मैं एक काम करता हूँ दोस्त, ये जो हमारा 15th कलेक्शन इंजेक्शन, ये रियल टाइम डिपेंडेंसी इंजेक्शन वाला जो है फाइन है यार। यहाँ पे अच्छा एक काम कर लेते हैं, एक नया प्रोजेक्ट बना लेते हैं, न्यू, ओके, अदर, एंड आई नीड अ ग्रेडल प्रोजेक्ट। डेफिनेटली मैं ग्रेडल प्रोजेक्ट जाना चाहूँगा। नेक्स्ट, ग्रेडल के लिए कितना बार हमने बताया आपको, फिर से बता देता हूँ। यहाँ पे क्या नाम देंगे ग्रेडल का, proj 15 and 16 this time, 16 collection injection null injection एंड नेक्स्ट मैं यूज कर लेता हूँ, देखो यहाँ पे इंटरनेट स्पेसिफिक वर्जन 6.5.1 ऑटोमेटिक प्रोजेक्ट सिंक ऑन है। नेक्स्ट थोड़ा सा मैं ओल्डर यूज करूँगा क्योंकि वो जो लिब लाइब्रेरी वाली फाइल्स बन रही थी वो मुझे बार बार यार इधर उधर करना पड़ता है, तो चलो ठीक है, मतलब ये वाली मैं पुराना वाला वर्जन ग्रेडल का थोड़ा यूज कर लेता हूँ, कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। एंड जस्ट वेट, ये प्रोजेक्ट को जो है वो अभी बना करके मेरे सामने रख देगा इस प्रोजेक्ट एक्सप्लोरर में एंड सी, ये बस हो ही गया रेडी। फिनिश कर लेते हैं एंड जस्ट सी यार, ये जस्ट अब देख लो बस होने वाला है ये तो फिनिश, एंड बस वेट कर लेते हैं थोड़ा सा और। चलिए ये हमारा हो गया फिनिश। प्रोजेक्ट 16 में आता है नल इंजेक्शन में, एंड ये नल इंजेक्शन जो है हमारा, देखिए सबसे पहले तो मैं ये सबको क्लोज करता हूँ बिकॉज मुझे ये सब नहीं चाहिए। मैं करूँगा क्लोज ऑल, ओके ग्रेट यार। मैं इसको भी क्लोज डिलीट करता हूँ क्योंकि मुझे डिफ़ॉल्ट वाला पैकेज नहीं चाहिए, तो ये डिफ़ॉल्ट पैकेज बना के दे देता है खुद ग्रेडल ही हमने इसको नहीं बनाया है, तो डिलीट कर लेते हैं। अब ये क्या बोल रहा है, यूजर ऑपरेशन इज वेटिंग। अच्छा, थोड़ा अभी लोड ही हो रहा था और हमने डिलीट कर दिया, तो अभी जो काम है वो हो जाएगा, उसके बाद हमारा डिलीट हो जाएगा। बस वेट कर लेते हैं थोड़ा सा और, उसके बाद हम लोग कोड करके समझा रहे होंगे आपको। बेसिकली मैं एक क्लास बनाऊंगा और उस क्लास में क्या कर रहा हूँगा, कुछ प्रॉपर्टीज़ लूँगा जो कंस्ट्रक्टर इंजेक्शन से मुझे इंजेक्ट करवाने की ज़रूरत पड़ेगी वहाँ पर, और उस कंस्ट्रक्टर इंजेक्शन में मैं नल पास कर रहा हूँ, पैरामीटर एज अ पैरामीटर वहाँ पर। एंड सी आप देखोगे अभी समझ में आ जाएगा। ये test.java में जो है इसे भी मैं डिलीट कर लेता हूँ, जस्ट डिलीट इट। हाँ, मेन जावा में आते हैं, यहाँ पे आते हैं, क्लास बनाते हैं। क्लास का नाम जैसे फॉर एग्जांपल मैं 1 सेकेंड, हाँ आ गया हमारा। मैं लेता हूँ एम्प्लॉई इन्फॉर्मेशन डॉट जावा। पैकेज ले लेता हूँ com.coderxankit.beans। अब यहाँ पर बीन्स रहेंगे हमारे, डेफिनेटली बीन्स रहेंगे। एंड जस्ट बीन क्लास में मैं बीन्स बीन प्रॉपर्टीज़ डिफाइन करता हूँ, ठीक है बॉस। जस्ट सी इट यार, मैंने कहा कि भाई प्राइवेट स्ट्रिंग EID, ओके, और नॉट EID, जस्ट प्राइवेट स्ट्रिंग नेम, ओके, प्राइवेट इंट EID, ओके, एम्प्लॉई ID, प्राइवेट डेट ऑफ ज्वाइनिंग DOJ, ओके, प्राइवेट डेट टाइप का है ना, डेट ऑफ ज्वाइनिंग कब है। तो मैं कहता हूँ कि ठीक है भाई, ओ डेट java.util.date ऑफ ज्वाइनिंग, ओके, DOJ मैंने कहा प्राइवेट डेट DOB, डेट ऑफ बर्थ कब है, प्राइवेट डेट, और क्या लिख सकते हैं,
डेट, कुछ भी कोई भी ले लो, ऑब्जेक्ट टाइप कुछ भी ले सकते हो। मैं एक ही टाइप का ले रहा हूँ क्योंकि मैं थोड़ा सा आपको बता देना चाहता हूँ, है ना, अच्छे से क्लियरली। तो प्राइवेट डेट DOB हो गया हमारा। और क्या ले सकते हैं, कोई डेट सोचने दो मुझे। ठीक है, डेट ऑफ एप्लीकेशन कर सकते हैं, रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, या डेट ऑफ क्या कर सकते हैं, प्रोजेक्ट कंप्लीट ऐसे कर सकते हैं, डेट ऑफ क्या ही कर सकते हैं यार, मतलब रिटायरमेंट डेट भी कर सकते हैं फिक्स। यस, ओके, चलो रिटायरमेंट डेट, ठीक है, रिटायरमेंट डेट ऐसा लिख सकते हैं। अब अगर इसके लिए मुझे कंस्ट्रक्टर इंजेक्शन करना है तो मैं कंस्ट्रक्टर पहले बनाऊंगा कि नहीं बनाऊंगा? यस डेफिनेटली। तो मैं राइट क्लिक करके चला जाऊंगा यहाँ से सोर्स में दोस्त, और सोर्स में जाने के बाद कंस्ट्रक्टर यूजिंग फील्ड्स, जनरेट कंस्ट्रक्टर यूजिंग फील्ड्स, सारे के लिए चाहिए जनरेट। अब ध्यान से समझिएगा मेरी बात को, कंस्ट्रक्टर तो हमने बना लिया है, दैट्स फाइन, वेरी फाइन, नॉट अ प्रॉब्लम। अब मैं एक काम करता हूँ, इसके लिए जो क्लास बनेगा ना, यहाँ पे पहले तो मैं हटाता हूँ, ठीक है, ओके। अब क्लास जो रन करने के लिए एप्लीकेशन बनेगा उसको हम बाद में बनाते हैं। पहले क्या करते हैं, ये इसको यहाँ पेस्ट कर देता हूँ। पहले क्या करते हैं, इस src/main/resources में राइट क्लिक करके एक अदर, एंड यहाँ पे मैं सर्च करूँगा स्प्रिंग बीन कन्फिग्रेशन फाइल, तो आ जाएगा, ये रहा स्प्रिंग बीन कन्फिग। अगर नहीं आता आपके पास ऑप्शन तो मोस्ट प्रोबेबली आपके पास नया वाला अगर स्प्रिंग टूल सूट होगा, या नया वाला स्प्रिंग टूल सूट का इंटीग्रेशन आपके इसी क्लिप्स में होगा तो नहीं आएगा। 3.x वर्सन है, 3.9 जो भी वर्सन है उसमें आता है ये। तो स्प्रिंग बिन कन्फिग्रेशन फाइल मेरे में तो ऑप्शन आ रहा है, तो मैं यहाँ से यूज कर लूँगा। अदरवाइज आप खुद कॉपी पेस्ट कर लेंगे कहीं से स्प्रिंग बिन कन्फिग्रेशन फाइल बनाना। तो मैंने कितना बार आपको सिखा दिया, और हम लोग इतना सारा अब तक प्रोजेक्ट कर चुके हैं, तो आपको याद हो गया होगा किस तरीके से स्प्रिंग बिन कन्फिग्रेशन फाइल बनाते हैं, जो एप्लीकेशन context.xml होता है, कैसे स्प्रिंग बिन डिफाइन करते हैं। नेक्स्ट कर रहे होंगे, एंड एप्लीकेशन context.xml नाम दे देते हैं, ठीक है, डेफिनेटली एप्लीकेशन context.xml एंड जस्ट सी मुझे चाहिए ऐड स्प्रिंग नेचर इफ रिक्वायर्ड। नेक्स्ट करते हैं। अरे ये आता नहीं यार, कभी कभी आता है कभी नहीं आता। 1 सेकेंड, या स्प्रिंग नेचर इफ रिक्वायर्ड, ओके भाई हटाइए इसको यार। नेक्स्ट देखो यहाँ पे ये नहीं आ रहा है इस बार भी, अगेन क्या प्रॉब्लम हो जाता है इसको दोस्त, पता नहीं यार, कोई बात नहीं, मुझे देखना पड़ेगा, शायद मुझे अपडेट करना पड़ेगा, अपडेट खेलना पड़ेगा, इसके साथ देखना पड़ेगा ये क्या है। कोई बात नहीं, मैं फिनिश कर देता हूँ। बाय डिफ़ॉल्ट कुछ तो जनरेट होके आ ही जाएगा। चलो ये हमारे पास जनरेट होके आया स्प्रिंग बीन्स का XSD। एंड सबसे पहले तो मैं इसमें स्प्रिंग फ्रेमवर्क के, जो हमारे स्प्रिंग फ्रेमवर्क है उसके लिए जो इम्पॉर्टेंट डिपेंडेंसी है वो इंजेक्ट करवाऊंगा। तो मैं क्रोम खोलता हूँ, और डिपेंडेंसी ग्रैडल में कैसे इंजेक्ट करवानी है तो आपको सर्च करना होता है मेवन रिपोजिटरी, एंड इस मेवन रिपोजिटरी में आ जाते हैं। mavenrepository.com में मैं लिखूँगा स्प्रिंग कॉन्टेक्स्ट। ये मैं स्प्रिंग कॉन्टेक्स्ट सिर्फ लिखूँगा तो स्प्रिंग कॉन्टेक्स्ट सपोर्ट, ये वाली डिपेंडेंसी मुझे इंजेक्ट करवानी है 5.3.21 एंड सी, ये सेंट्रल में है, रिपोजिटरी सेंट्रल में, तो कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। ग्रैडल पर आके मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ, एंड इसके बाद हम build.gradle में आते हैं, एंड यहाँ पर ये सब हटाइए, मुझे नहीं चाहिए फ़िलहाल, मैं बस डिपेंडेंसी में पेस्ट करता हूँ। एंड रिपोजिटरीज देखिए यहाँ पर मैं मेवन सेंट्रल लिख देता हूँ, क्योंकि ये मेवन सेंट्रल के पास अवेलेबल है। जे सेंटर को हम लोग हटा सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। सेव कर लेते हैं। जैसे ही सेव करेंगे तो ये ऑटो सिंक्रोनाइजेशन ऑन है तो हमारा, अब देखिए प्रोजेक्ट एंड एक्सटर्नल डिपेंडेंसी में ये रहा हमारा सारा का सारा जो इम्पॉर्टेंट डिपेंडेंसी था वो इंजेक्ट हो गया है। जार फाइल जो इंपॉर्टेंट था वो इंजेक्ट हो गया है हमारे स्प्रिंग के लिए। फाइन, इसको क्लोज कर देते हैं build.gradle को। नाउ अब यहाँ ध्यान से मेरी बात समझिएगा, यहाँ पर हमें JDBC जार वगैरह कुछ नहीं चाहिए, बस हम एक नॉर्मल सा एप्लीकेशन बना रहे हैं, राइट। तो बीन कन्फिगर करते हैं, यस और नो, यहाँ पर ओके बीन कन्फिगरेशन करते हैं। चलिए, तो बीन टैग का यूज करते हैं कि नहीं करते हैं? यस डेफिनेटली। इसके अंदर आईडी दे देते हैं। अब इसको मैं एक आईडी दे देता हूँ, लेट्स से एम्प्लॉई EMP info। इसका क्लास जो है मैं यहाँ से लिख देता हूँ, क्लास इक्वल्स com.coderx अंकित डॉट beans डॉट एम्प्लॉई इन्फो।
एम्प्लॉय इन्फो, डेट्स इट। अब मुझे बताइए यहाँ पे हमें कंस्ट्रक्टर इंजेक्शन करवाना है, सेटर इंजेक्शन करवाना है? हमें करवाना है कंस्ट्रक्टर इंजेक्शन, यस और नो? तो कंस्ट्रक्टर इंजेक्शन करवाने के लिए हम किस टैग का यूज करते हैं? कंस्ट्रक्टर -arg ARG। अब यहाँ पर हम अगर कोई वैल्यू होता है रैपर या प्रिमिटिव या स्ट्रिंग, तो यहाँ पर हम वैल्यू आराम से डाल सकते हैं। वैल्यू इक्वल्स, तो पहले कंस्ट्रक्टर के लिए एग्जैक्टली जो कंस्ट्रक्टर जिस तरीके से दिया गया है उसके लिए हमें डालना है, ठीक है, उसी इंडेक्स पर डालना है। तो पहले नेम है ना, तो मैं यहाँ पर वैल्यू डाल देता हूँ, नेम में लेट से राजेश, ठीक है, ये कंस्ट्रक्टर इंजेक्शन। नेक्स्ट कंस्ट्रक्टर डैश आर्ग, हम यहाँ से लिख रहे होंगे भाई कंस्ट्रक्टर डैश आर्ग वैल्यू इक्वल्स, नेक्स्ट में हमारा वैल्यू क्या है, ये पहले एक्स्ट्रा आ गया, हटाइए। नेक्स्ट में क्या है हमारा, देखिए इंट EID, तो एक इंटीजर दे देते हैं इस वैल्यू में, फॉर एग्जाम्पल 1001। फाइन, दैट्स ग्रेट। ओके, नेक्स्ट व्हाट वी हैव कंस्ट्रक्टर ARG। अब हमारे पास क्या है, देखिए इंट EID, यहाँ पर डेट ऑफ ज्वाइनिंग, डेट ऑफ बर्थ और डेट ऑफ रिटायरमेंट डेट है, ठीक है। तो मुझे 3 डेट्स चाहिए, तो मतलब 3 स्प्रिंग बीन चाहिए होगा डेट का, और मैं REF लिख करके यहाँ पर बीन ID लिख रहा होऊंगा। यस और नो? कम ऑन, यस डेफिनेटली। तो यहाँ पर जो डिपेंडेंसी है वो बना लेते हैं, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, बीन, ऐसे करना पड़ेगा ना, बीन एक ID में देता हूँ एंड द ID इज़ डेट ऑफ ज्वाइनिंग DOJ, ठीक है, DOJ। क्लास में लिख दूंगा java.util.date। अब ज्वाइन कब किया था, तो मैं प्रॉपर्टी इंजेक्शन से इंजेक्ट करवा सकता हूँ, है ना। प्रॉपर्टी नेम, तो ईयर है, मंथ है, डेट है, आप दे सकते हैं। तो ईयर एंड आई जस्ट वांट द वैल्यू नेम, वैल्यू इक्वल्स कौन से ईयर में। अब देखिए, मतलब मैं एक चीज़ करता हूँ, देखिए अगर मैंने किया ईयर में 120, तो इसका मतलब क्या पता है, ये 1900 खुद जोड़ देगा, ये 1900 खुद जोड़ देगा, 1900 ये खुद जोड़ देता है, ठीक है। इसका वैल्यू जो है वो 1900 खुद जोड़ देता है। तो 1900 और 120 कितना हुआ, 1900 और 100 जोड़िए पहले, ये हो गया 2000 हो गया। तो 2020 मतलब 2020 इसका साल हो गया, 2020 इसका साल हो गया। 1900 बाय डिफ़ॉल्ट जोड़ देता है डेट क्लास में, ऐसा इसका खासियत, इसका फीचर है, ठीक है। तो मैं एक काम करता हूँ, मैं कहता हूँ ठीक है भाई कि 2020 को ये ज्वाइन किया था, ठीक है, डेट्स इट। प्रॉपर्टी नेम ईयर, मैं कहूँगा कि प्रॉपर्टी कौन से नेम मंथ में, ठीक है, मैंने कहा प्रॉपर्टी नेम इक्वल टू मंथ, कौन से मंथ में, तो वैल्यू डाल देता हूँ। अब मंथ जो स्टार्ट होता है 0 इंडेक्स पर जनवरी, 0 जनवरी, 11 मतलब दिसंबर, 11 मतलब दिसंबर। तो मैं यहाँ पर मान लेते हैं कि 0 जनवरी, 1 फरवरी, 2 मार्च, हुआ ना, मार्च, और 3 अप्रैल, तो मैं 3 लिख देता हूँ भाई। 2020 3 अप्रैल, ठीक है, 3 अप्रैल, फाइन यार, 3 अप्रैल। नेक्स्ट प्रॉपर्टी नेम इक्वल्स डेट, कितने डेट को, वैल्यू, डेट डाल दीजिए। तो डेट मैं डाल देता हूँ कि भाई 1, दैट्स इट, दैट्स फाइन, ओके, सेव इट। तो ये डेट ऑफ ज्वाइनिंग हुआ, ठीक है। तो डेट ऑफ ज्वाइनिंग का ऑब्जेक्ट तो हमें मिल रहा है, तो यहाँ पर मैं रेफरेंस आईडी में क्या पास कर दूंगा, बीन ID DOJ। डेट ऑफ ज्वाइनिंग है पहला, मतलब इसके बाद वाला इंडेक्स क्या है, डेट ऑफ ज्वाइनिंग, डेट DOJ। फिर हमारे पास डेट ऑफ बर्थ, ध्यान से समझिए, फिर हमारे पास डेट ऑफ बर्थ, ओके, दैट्स ग्रेट। व्हाट वी हैव यार, यहाँ पे क्या ये बोल रहा है, क्या बोल रहा है ये ज़रा देखते हैं। अच्छा, कंस्ट्रक्टर विथ 3 आर्गूमेंट्स, ये क्लास वाला बोल रहा है, कोई बात नहीं। यहाँ पे कह रहा है कि भाई अभी और कंस्ट्रक्टर है ना, हाँ है, तो उसके लिए भी तो करना पड़ेगा। अब REF रेफरेंस इक्वल्स, अब हमें और रेफरेंस देना है किसका, डेट ऑफ बर्थ का। तो एक डेट ऑफ बर्थ और लगाते हैं, मतलब एक और डेट हमें चाहिए, तो मैं इसी बीन को कॉपी करके यहाँ पेस्ट कर देता हूँ, सिंपल है यार। DOB मैंने लिखा कि भाई ये हमारा DOB है, इसकी वैल्यू चेंज कर लेंगे। डेट ऑफ बर्थ लेट से की है भाई 1996 में, फॉर एग्जांपल मैं दे देता हूँ 1996, तो बस 96 आपको लिखना है। 1900 तो ये खुद लगा देता है, ऐड कर देता है, तो 1996 ये हो गया। एंड लेट से इसको मंथ दे देते हैं 11 दिसंबर, एंड लेट से 15, ऐसे करके
तो ये सही हो गया हमारा। एंड कम हियर, एंड यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं कि ये जो हमारा DOB है वो डेट ऑफ बर्थ हो गया। एक और डेट हमें इंजेक्ट करवाना हो सकता है, डेट ऑफ रिटायरमेंट। तो रिटायरमेंट डेट के लिए हम क्या कर सकते हैं, कॉपी करते हैं एंड जस्ट पेस्ट इट एंड देन व्हाट वी नीड टू डू। ये क्या वार्निंग्स आ रहे हैं, आप इनको हटा सकते हैं कि मल्टीपल अनोटेशंस फाउंड एट दिस लाइन मेटर सेट ईयर इज मार्क्ड डिप्रिकेटेड। अच्छा वो सब बाद में देख लेंगे, ठीक है। यहाँ पे आ जाते हैं। फाइन यार, यहाँ पे हमें क्या चेंज करना है, रिटायरमेंट डेट, रिटायरमेंट डेट हमने ऐसा लिखा, ठीक है, ये ID। एंड रिटायरमेंट डेट को कह देते हैं कि भाई आप रिटायर हो गए 2040 में, तो हमें क्या लिखना है 1900, तो जोड़ देगा वो, तो 140 लिखेंगे, तो 1900 और 100 2040 हो गया। यस, वैल्यू ठीक है, मतलब दिसंबर में हो जाएगा 31 दिसंबर को, डेफिनेटली, दैट्स ग्रेट। हाँ ओके, इसको कॉपी कर लेते हैं एंड ओके यहाँ पर क्या लिख देते हैं ID, ये वाली ID सेट कर लेंगे, रिटायरमेंट डेट, सेव इट। अब जब सेव करेंगे तो सब कुछ हो जाएगा क्लियर। कंस्ट्रक्टर हमारा रेडी है, कंस्ट्रक्टर इंजेक्शन हमारा हो गया है। ये स्पेस को मिटाता हूँ, ठीक ना, ये हमारे बिन कॉन्फ़िगरेशन बिल्कुल रेडी है। अब हम लोग एक ऐसा क्लास बनाएंगे जो रन करके चेक कर लेगा। तो इस मेन डॉट जावा में आ जाएंगे, स्लैश मेन जावा में एक नया क्लास में बना लूँगा, नल इंजेक्शन टेस्ट, इसका देता हूँ टेस्ट, ठीक है, दैट्स इट। अभी आप बोलोगे कि मैंने नल इंजेक्शन तो नहीं करवाया है, अभी मैं दिखा रहा हूँ, अभी एग्जांपल दिखा रहा हूँ आपको। यहाँ पे मुझे चाहिए IOC कंटेनर, तो मैं कहूँगा डिफ़ॉल्ट लिस्टेबल बिन फैक्ट्री को, डिफ़ॉल्ट लिस्टेबल बिन फैक्ट्री भैया, फैक्ट्री इक्वल्स न्यू डिफ़ॉल्ट लिस्टेबल बिन फैक्ट्री भैया। ज़रा अपना ऑब्जेक्ट बना लीजिए, अभी ऑब्जेक्ट बन जाएगा। तो मैं और क्या कहूँगा इस फैक्ट्री से, अभी फैक्ट्री से तो नहीं, XML बीन डेफिनेशन रीडर, XML बीन डेफिनेशन रीडर, ओके, रीडर इक्वल टू न्यू XML बीन डेफिनेशन रीडर। ये मैंने आपको ऑलरेडी पढ़ा रखा है, हम लोग क्यों डिफ़ॉल्ट लिस्टेबल बिन फैक्ट्री यूज करेंगे, बहुत डिटेल में पढ़ाया है इसको, है ना। यस, फैक्ट्री जो हमको चाहिए होगा वो पास कर देंगे एंड फिर हम कहेंगे उसके बाद यहाँ से कि मेरे दोस्त ये जो रीडर है दोस्त, ओके, रीडर डॉट लोड बीन डेफिनेशन, लोड बीन डेफिनेशन कहेंगे, ज़रा बीन का डेफिनेशन लोड कराओ, कहाँ से, तो रिसोर्स में होगा। बाय डिफ़ॉल्ट क्लास पाथ रिसोर्स सेट है और इस रिसोर्स में बाय डिफ़ॉल्ट अगर क्लास पाथ सेट है, अगर राइट क्लिक करके आप देख सकते हैं बिल्ड कन्फिगरेशन, बिल्ड पाथ, कन्फिगरेशन पाथ में जाएं, कन्फिगर पाथ में जाएं एंड यहाँ पर आपको दिख सकता है जब आप सोर्स में जाएंगे, हाँ यहाँ सोर्स में आइए एंड इस सोर्स में थोड़ा नीचे आइए तो देखिए रिसोर्सेज ये सेट है ना, यस। तो यहाँ पर आपका जो है आउटपुट फोल्डर बिन, यहाँ पे अगर आप देख सकते हैं रिसोर्सेज पड़ा हुआ है आपके क्लास पाथ में, सोर्स पाथ बिल्ड पाथ जो है वो सेट है। तो इसको कैंसिल कर लेते हैं, चेंज नहीं करना है। इसके अंदर कहाँ है, डायरेक्ट नल इंजेक्शन टेस्ट, ओ सॉरी यहाँ पे है एप्लीकेशन कॉन्टेक्स्ट डॉट XML, और कहीं तो है नहीं, एप्लीकेशन कॉन्टेक्स्ट डॉट XML अगर मैं टाइप कर देता हूँ तो ये हमें क्या रिटर्न करके देगा ना, फैक्ट्री का ऑब्जेक्ट, मतलब IOC कंटेनर रेडी कर देगा। एंड मैं फिर कहूँगा कि फैक्ट्री भैया, ठीक है, जो आपके पास बीन है, गेट बीन, ज़रा देखिए है, अगर है आपके कैसे में, इंटरनल कैसे में पड़ा हुआ है तो आप रिटर्न कीजिए, ऑब्जेक्ट नहीं है तो प्लीज़ एक नया बनाइए, सब कुछ प्रोसेस करके नया बनाइए। एंड मैं यहाँ पे नाम दे देता हूँ कि मुझे चाहिए EMP, हमने दिया था इन्फो, ठीक है, कॉमा, तो इसको मैं यहीं पे चेंज करवा लूँगा, कहूँगा कि एम्प्लॉई रन टाइम पर इसका क्लास का नाम दे दूँगा एम्प्लॉई इन्फो डॉट क्लास, कहूँगा मुझे इस क्लास का ऑब्जेक्ट चाहिए होगा, तो इस क्लास का जब ऑब्जेक्ट चाहिए होगा तो मैं इसको इसी क्लास में होल्ड कर लूँगा, फिर EMP इक्वल्स एम्प्लॉई फैक्ट्री एंड उसके बाद यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, हाँ चलिए फाइन, यहाँ पर साउट कर लेंगे सिस्टम डॉट डॉट प्रिंटलन EMP को। बट अब ये एम्प्लॉई इन्फो में मैं टू स्ट्रिंग मेथड ओवरराइड करूँगा। इससे क्या होगा, टू स्ट्रिंग मेथड जब ओवरराइड करूँगा तो जो भी प्रॉपर्टीज इंजेक्ट हुए हैं सब दिख जाएंगे,
है ना। कैसे? क्योंकि जब सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन खुलता है यहाँ से पहले तो सोर्स टू स्ट्रिंग, अब जब ये सारे का फील्ड्स के साथ मैं टू स्ट्रिंग ले लूँगा, सेव कर लूँगा, फिर से वापस से नल इंजेक्शन टेस्ट में आऊँगा। जब ये प्रिंट होगा तो टू स्ट्रिंग मेथड कॉल होगा, और टू स्ट्रिंग मेथड कॉल होगा तो जो भी ये रिटर्न करेगा वो कंसोल पर प्रिंट हो जाएगा डेफिनेटली। नल इंजेक्शन टेस्ट को राइट क्लिक करके यहाँ से मैं रन एज जावा एप्लीकेशन कर लूँगा। इट विल रन एंड सी हमें सारा का सारा जो भी हमने सेट किया। अभी आप सोचोगे कि मैंने तो नल कहीं डाला नहीं, डेफिनेटली हमने नहीं डाला है। देखो नेम में राजेश आ रहा है, एम्प्लॉय आईडी आ रहा है, डेट ऑफ ज्वाइनिंग आ रहा है, डेट ऑफ बर्थ आ रहा है, सब कुछ आ रहा है ना, डेट ऑफ बर्थ आ रहा है। ओके 1996 2020 2040 हमारा आ रहा है, ईयर रिटायरमेंट डेट सब कुछ आ रहा है, सब कुछ सेट है, डोंट वरी सब कुछ सेट है। लेकिन मान लेते हैं ऐसा मान लेते हैं कि हमें रिटायरमेंट डेट दिया ही नहीं गया। हमें रिटायरमेंट डेट एम्प्लॉई को, राजेश को जो एम्प्लॉई था हमारा, उसको रिटायरमेंट डेट दिया ही नहीं गया, लेकिन एप्लीकेशन में उसकी वैल्यू है। आपको हो सकता है किसी को दिया गया किसी को ना दिया गया, ठीक है। तो रिटायरमेंट में डेट अभी उसको मेंशन नहीं हुआ है कि कब रिटायर करेंगे। अभी बोला ठीक है भाई बाद में बताया जाएगा रिटायरमेंट डेट कब है। तो इस रिटायरमेंट डेट की वैल्यू कैसे इंजेक्ट करवाएंगे? इस रिटायरमेंट डेट की वैल्यू कैसे इंजेक्ट करवाएगा प्रोग्रामर? ठीक है, तो हम नल पास कर देंगे। क्यों? क्योंकि अगर कंस्ट्रक्टर इंजेक्शन है तो मुझे तो सारे के सारे प्रॉपर्टी चाहिए ना, मुझे तो सारे प्रॉपर्टी चाहिए ना इस कंस्ट्रक्टर इंजेक्शन में। तो भाई अगर मेरे पास इसका रिटायरमेंट नहीं है, एप्लीकेशन कॉन्टेक्स्ट डॉट XML में जाता हूँ एंड मैंने मान लीजिए कि ये बीन आईडी जो था हमारा रिटायरमेंट डेट है ही नहीं, तो मैं इसको ये कर लेता हूँ, मिनिमाइज कर लेता हूँ, और हमने इसको पास ही नहीं किया है ना, हमने इसको भी कमेंट कर दिया, अब हमने पास ही नहीं किया तो एक्सेप्शन तो यहाँ पे आ जाएगा। यहाँ पे अगर मैं फिर से रन करता हूँ तो यहाँ पर तो मुझे एक्सेप्शन मिलेगा ना भाई। देखो मिल गया एक्सेप्शन कि बिन फैक्ट्री अनसेटिस्फाइड डिपेंडेंसी बिन फैक्ट्री EMP डिफाइंड इन क्लास। कह रहा है कि जो अम्बिगस आर्गूमेंट आप दे रहे हो कि दिक्कत हो रही है भाई, देखो मैं 4 एक्सपेक्ट कर रहा हूँ तुम 3 ही दे रहे हो, तो आ गया एक्सेप्शन की नहीं, यस। तो अब हमें मान लीजिए वो वैल्यूज नहीं अवेलेबल है मेरे पास उस ऑब्जेक्ट का वैल्यू, ऑब्जेक्ट के लिए बात कर रहा हूँ मैं, प्रिमिटिव्स का नहीं। मैं प्रिमिटिव्स पे आऊँगा अभी नहीं, अभी समझिए ऑब्जेक्ट पर। ये ऑब्जेक्ट टाइप का था ना, रेफरेंस टाइप का था ये नल इंजेक्शन जो हो रहा था यहाँ पे, नल इंजेक्शन बोल रहा हूँ मैं। ये जो डेट है ये किस टाइप का है? क्लास है, तो क्लास में कैसे क्या जाएगा? ऑब्जेक्ट जाएगा। तो ये ऑब्जेक्ट या रेफरेंस टाइप का है, तो ऑब्जेक्ट या रेफरेंस टाइप का वैल्यू हमारे पास अवेलेबल ही नहीं है, हमारे पास नहीं अवेलेबल। तो क्या करें भाई इस केस में? इस केस में हम क्या कर सकते हैं, नल पास कर दीजिए। कैसे नल पास करेंगे? तो ये जो REF लिखा है इसको भी हटाइए और यहाँ पर क्या पास कर लीजिए, ये इसको हटाइए, पहले कमेंट वाले सेक्शन को, यहाँ आ जाइए, यहाँ लिखिए इस तरीके से नल, ठीक है, और दैट्स इट, नल आप पास कीजिए। बस इस तरीके से आपको नल लिख देना है, ठीक है, या एक ही में भी लिखेंगे तो चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। नल, इस तरीके से हम नल पास कर देंगे, ठीक है। अब जब नल पास करेंगे कंस्ट्रक्टर आर्ग, और ये क्या बोल रहा है, अच्छा 1 सेकेंड यहाँ पे, हाँ सही है, नल हमने पास किया एंड सी। अब हम कहाँ जाएंगे, नल इंजेक्शन टेस्ट में, एंड फिर से रन करते हैं तो वहाँ पर जो वैल्यू है वो नल इंजेक्ट कर मिल जाएगा हमें। तो रिटायरमेंट डेट में देखिए अब आपको नल मिल रहा होगा, क्या हमें मिल रहा है, रिटायरमेंट डेट में मिल रहा है नल। तो इससे क्या हुआ, जब हमारे पास वो ऑब्जेक्ट या रेफरेंस का वैल्यू नहीं अवेलेबल था तो हम कंस्ट्रक्टर को सेटिस्फाई करने के लिए नल पास कर दे रहे थे। तो इसी का नाम तो है नल इंजेक्शन मेरे भाई, इसी का नाम है नल इंजेक्शन, और कुछ नहीं। जब कंस्ट्रक्टर को आप पास कर देंगे नल उसको सेटिस्फाई करने के लिए, तो दैट इज ऑल अबाउट दिस नल इंजेक्शन। सिंपल है यार, सिंपल है। अगर आपको मान लीजिए यहाँ पे जो है एप्लीकेशन कॉन्टेक्स्ट या एम्प्लॉय इन्फो में आते हैं एंड इस बार फिर से आपको जो है मान लीजिए कि डेट ऑफ बर्थ हमको पता ही नहीं है या डेट ऑफ ज्वाइनिंग नहीं पता, तो क्या करूं मैं यार, इस बार मैं डेट ऑफ ज्वाइनिंग भी नहीं मुझे पता। तो एप्लीकेशन कॉन्टेक्स्ट इसमें आइए और आपको मान लीजिए डेट ऑफ ज्वाइनिंग भी नहीं पता, मान लेते हैं यहाँ से डेट ऑफ ज्वाइनिंग है ही नहीं, मुझे नहीं पता क्या है, कौन से डेट को, ये तो हमने बना रखा है ना ऊपर डेट का ऑब्जेक्ट को लेकर के बीन, तो यहाँ से पता चल रहा है, बट मान लेते नहीं अवेलेबल है, पता ही नहीं, तो मैं क्या डालूँ, कुछ नहीं डाल सकता। तो मैं आता हूँ डेट ऑफ ज्वाइनिंग पे एंड आई विल इरेज दिस, और इसको हम लोग क्या यहाँ पर पास कर देंगे, तो बस नल लिख करके क्लोज कर देंगे, टैग सेव कर लेंगे। अब नल इंजेक्शन टेस्ट को फिर से रन करवाइए। अब डेट ऑफ ज्वाइनिंग में भी नल चला जाएगा, डेट ऑफ ज्वाइनिंग में भी नल चला जाएगा, DOJ डेट ऑफ ज्वाइनिंग नल, यहाँ पर रिटायरमेंट डेट भी नल। तो
इस तरीके से आप ऑब्जेक्ट के साथ, ऑब्जेक्ट अगर कंस्ट्रक्टर में पैरामीटर्स होगा ऑब्जेक्ट टाइप का, तो आप वहाँ पर नल भेज सकते हैं और सेटिस्फाई कर सकते हैं अपने कंस्ट्रक्टर के काम को, जो भी वो पार्टिसिपेट करेगा उस प्रोसेस में पूरे के पूरे। क्या समझे? अब ये चीज़ हम इंट के साथ क्यों नहीं कर सकते, सॉरी इंट मैं बोल रहा हूँ, ये चीज़ ये जो हमने नल भेजा, यार देखो नल किसके लिए होता है? ऑब्जेक्ट या रेफरेंस टाइप के लिए। इंट ए इक्वल टू नल थोड़ी होता है, इंट ए इक्वल टू नल थोड़ी होता है, नो वाई। अरे मेरे भाई, इंट ए इक्वल टू नल अगर मैं यहाँ पे करता हूँ, फॉर एग्जाम्पल मुझे एम्प्लॉई नहीं, ये EID नहीं पता, अगर देखिए मैं यहाँ पे एक काम करता हूँ, ये यहाँ पर राजेश है ना, ये वैल्यू है ना, यहाँ पर मैं नल डाल के देखता हूँ, ठीक है। मैं एक काम करता हूँ, मैं नल ऐसे इंजेक्ट करता हूँ, सेव किया मैंने, देखिए मैं यहाँ पर नल डाल रहा हूँ, है ना, इसके जगह पे नल इंजेक्शन टेस्ट, सेव इट, ठीक है। क्या यहाँ पे आपको एरर मिल रहा है? एरर क्रिएटिंग बिन एम्प्लॉय डेफिनेशन एरर, कुड नॉट कन्वर्ट आर्गुमेंट ऑफ वैल्यू टाइप, देखिए क्या मिल रहा है, फेल्ड टू कन्वर्ट नल टू रिक्वायर्ड टाइप इंट। अगर आप कुछ भी नहीं पास करेंगे यहाँ पर ना कोई वैल्यू, तो वो डिफ़ॉल्ट वैल्यू 0 तो वहाँ पर आपका रहेगा ना, यस डेफिनेटली। तो भाई इंट ए इक्वल टू 0 हो जाता है, वो तो डिफ़ॉल्ट होता है वैल्यूज़ के, डिफ़ॉल्ट वैल्यू। तो प्रिमिटिव्स वैल्यू में नल कैसे इंजेक्ट करोगे? ऑब्जेक्ट या रेफरेंस टाइप में नल का वैल्यू इंजेक्ट किया जाता है, ऑब्जेक्ट या रेफरेंस टाइप में नल होता है, प्रिमिटिव्स में नल नहीं होता, डेफिनेटली। फाइन, क्या समझ में आ रहा है आपको? चीज़ें क्या समझ में आई? मैंने कितना समझाया? इतना बहुत कुछ कहानी मैंने समझाया, यस समझ में आया। दूसरा क्वेश्चन ये है कि जिस तरीके से, अच्छा पहले इसको फिक्स कर लेते हैं, ये जो हमारा नल है अब इसको हटा देते हैं, ये तो हमें प्रिमिटिव वैल्यू के लिए अलाउड नहीं है। यहाँ पर हम जो वैल्यू है वो लिख लेते हैं, वैल्यू इक्वल टू 1001, ठीक है, ये सही है हमारा। तो ये जो हमें प्रिमिटिव्स के लिए तो अलाउड नहीं है, तो प्रिमिटिव्स के लिए अलाउड नहीं, बहुत अच्छी बात है। क्या अब इसमें हमें आगे ये देखना है कि किस तरीके से अब सेटर इंजेक्शन से क्या हम कर सकते हैं। डेफिनेटली सेटर इंजेक्शन से आप कर तो सकते हो, बट क्या सेटर इंजेक्शन की आपको ज़रूरत है? क्या सेटर इंजेक्शन की आपको ज़रूरत है? कैन वी डू सेटर इंजेक्शन, कैन वी डू नल इंजेक्शन वाइल वर्किंग विद सेटर इंजेक्शन? क्या सेटर इंजेक्शन का मदद लेके हम कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं, बट हमें उसकी ज़रूरत ही नहीं, बट हमें उसकी रियली में कोई ज़रूरत ही नहीं। कैसे? देखिए, सेटर इंजेक्शन के साथ नल इंजेक्शन अगर आपको करवाना है तो सेटर इंजेक्शन चॉइसलेस है। मतलब क्यों ही आप उसको चूज करोगे? देखिए क्यों, क्योंकि सेटर इंजेक्शन में हम खुद अपने अकॉर्डिंग चूज करते हैं। अरे भाई, जब मुझे सेटर इंजेक्शन में इसकी वैल्यू नहीं डालनी होगी, जब मुझे डेट ऑफ बर्थ की वैल्यू नहीं पता होगा, तो मैं सेटर इंजेक्शन में प्रॉपर्टी टैग लगा के वैल्यू नहीं डालूंगा, मैं नहीं डालूंगा। वहाँ पर नल क्यों ही जरूरी है ना? डाल तो सकते हैं नल, बट क्यों ही जरूरी है? क्या समझ में आ रहा है? यस, वो चीज़। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, ये तो इन एप्लीकेशन कॉन्टेक्स्ट डॉट XML, ये इन एप्लीकेशन कॉन्टेक्स्ट डॉट XML, फाइन, ये एप्लीकेशन कॉन्टेक्स्ट डॉट XML में नोट, कैन यू डू null injection through setter injection? Answer is yes, but it is not required because while working with सेटर इंजेक्शन के साथ जब आप काम कर रहे होते हैं, वी आर अलाउड टू इंजेक्ट द नंबर ऑफ बीन प्रॉपर्टीज दैट वी वांट और दैट वी हैव. We are not forced to inject all the bean properties defined in the specified in the bean spring bean class. समझ गया? यहाँ तक मैंने आपको समझा दिया.
also null properties can be injected for object या object और अरे यार क्या हो जाता, ऑब्जेक्ट और रेफरेंस टाइप बीन प्रॉपर्टीज नॉट फॉर प्रिमिटिव्स। समझ गए? सिंपल चीज़ है, आसान भाषा में डेफिनेटली समझ गए होंगे आई थिंक। फाइन। क्यों हमें कैन वी डू नल इंजेक्शन थ्रू सेटर इंजेक्शन? क्या हम सेटर इंजेक्शन के साथ काम नल इंजेक्शन कर सकते हैं? हाँ कर सकते हैं, बट क्यों रिक्वायर? ये रिक्वायर ही नहीं, इसकी ज़रूरत ही नहीं है। क्यों ज़रूरत नहीं है? क्योंकि जब आप सेटर इंजेक्शन के साथ काम करेंगे तो आप खुद फ्री हैं, आप तो पहले से ही फ्री हैं, आप तो पहले से ही फ्री हैं, जितना मन है उतना दीजिए आप वैल्यू प्रॉपर्टी टैग लगा करके। तो मैं यही 3 प्रॉपर्टी का टैग लगाऊंगा, ये 2 नहीं चाहिए, नल है तो मैं इनका वैल्यू डालूंगा ही नहीं। क्या समझे? डालूंगा ही नहीं डेफिनेटली। ठीक है, बाकी हम यूज कर सकते हैं यूज करने के लिए। और कैसे यूज करते हैं देखिए, इस तरीके से हम यूज कर सकते हैं। प्रॉपर्टी नेम इक्वल्स, यहाँ पर हम नेम डाल देंगे। ओके, जैसे मान लेते हैं DOB हमें हमारे पास है और मुझे यहाँ पर नल डालना है, तो बस मैं यहाँ पर क्या पास कर दूँगा, नल, ऐसे करके। अरे भाई ये कीबोर्ड यार नीचे, चलिए इस तरीके से नल, और प्रॉपर्टी जो होगा हमारा, प्रॉपर्टी जो होगा वो क्लोज हो जाएगा। सिंपल है, इस तरीके से आप डाल सकते हैं वैल्यूज, बट कोई ज़रूरत है नहीं उसकी, डेफिनेटली कोई ज़रूरत नहीं है हमें, वो मैंने आपको समझा ही दिया। ठीक है, तो हाँ अब ये मत देखिए कि ये जो डिपेंडेंसी इंजेक्शन हो रहा है, एक चीज़ और है, इसके साथ हमारा इंजेक्शन वाला ये सब चीज़ तो ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, डिपेंडेंसी इंजेक्शन के बारे में जो भी हमने पढ़ना था, इसके बाद फिर आगे हमारा अगला कॉन्सेप्ट शुरू हो रहा होगा। अब बात ये है कि बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, वो छोड़िएगा मत, अभी समझिए ध्यान से, पूरा फोकस चाहिए यहाँ पे आपका। देखिए मैं क्या कह रहा हूँ, ये जो बीन प्रॉपर्टीज होते हैं जिसमें हम डिपेंडेंसी इंजेक्ट करवा रहे होते हैं, बीन प्रॉपर्टीज जो होते हैं जिसमें हम डिपेंडेंसी इंजेक्ट करवा रहे हैं, जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पर जो बीन प्रॉपर्टीज हैं, यहाँ पर क्या यूजर, इंड यूजर जो एप्लीकेशन यूज कर रहा है, जो कस्टमर है, जो यूजर है, वो वैल्यू इंजेक्ट करता है? नहीं, ये डिपेंडेंसी इंजेक्शन इंड यूजर के लिए नहीं है। पहली बात, सबसे पहला पॉइंट तो यही हमारा कि डू नॉट थिंक दैट this dependency injection is there for end user to inject the value for bean properties. No, do not think like this. This dependency injection, ये dependency injection प्रोग्रामर के लिए है। This dependency injection is there in a Spring framework for programmers, so that programmers can inject the technical values या dependencies okay from XML configuration file or properties file or any other Spring Bean or any another Spring Bean like DAO क्लास हो गया, सर्विस क्लास हो गया, कंट्रोलर क्लास हो गया एंड etc। समझे? तो इसका डिपेंडेंसी जो है वैल्यू जाता है। ठीक है, आप ऐसा मत समझिए कि जो डिपेंडेंसी इंजेक्शन होता है वो कस्टमर डालेगा, कस्टमर का जो भी वैल्यू डालता है वो तो HTML ये सब के फॉर्म में डालता है, राइट? तो डू नॉट थिंक दैट दिस डिपेंडेंसी इंजेक्शन इज देयर फॉर एंड यूजर टू इंजेक्ट द वैल्यू फॉर बीन प्रॉपर्टीज थ्रू HTML फॉर्म्स, है ना, और HTML फॉर्म्स, फाइन, कि वो थ्रू HTML फॉर्म्स के साथ जो है वो डिपेंडेंसी जो डालते हैं, मतलब वो जो इंजेक्ट करेंगे वैल्यूज ना, वो डिपेंडेंसी इंजेक्शन में उसकी वैल्यूज नहीं जाएगी। ये ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है ये। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है।
ये किसके लिए है? जो प्रोग्रामर होता है ना, तो प्रोग्रामर बनाता है, वो थिंक, वो सोचता है अच्छा इस क्लास को ये प्रॉपर्टी चाहिए। ऑलरेडी मैंने डिपेंडेंसी इंजेक्शन में समझा दिया कि इस क्लास को ये वाली डिपेंडेंसी चाहिए। ओ माय गॉड, ओके फाइन, मैं इसको डिपेंडेंसी देता हूँ, इस क्लास का ऑब्जेक्ट इसको देता हूँ। अच्छा डाव क्लास को डेटा सोर्स का ऑब्जेक्ट चाहिए, कोई बात नहीं, मैं डेटा सोर्स की डिपेंडेंसी इसमें डालता हूँ। तो ये काम प्रोग्रामर का होता है। प्रोग्रामर के लिए प्रोग्रामर बनाता है, प्रोग्राम को डेवलप करने के लिए, एप्लीकेशन को डेवलप करने के लिए डिपेंडेंसी इंजेक्शन करवाया जाता है। ऐसा नहीं, डिपेंडेंसी इंजेक्शन इसलिए करवाया जाता है ताकि एक कस्टमर उस एप्लीकेशन को जो यूज कर रहा है, वो कस्टमर, वो यूजर उस डिपेंडेंसी जो इंजेक्शन होता है उस बिन प्रॉपर्टी से इंटरेक्ट कर सके। नहीं, वो बिन प्रॉपर्टी का वैल्यू प्रोग्रामर खुद जब कोड करता है तब वहाँ पर इंजेक्ट करवाया जाता है, उसके लिए होता है, कस्टमर के लिए नहीं। ऐसा नहीं कि वो कॉन्टैक्ट अस का फॉर्म डाल रहा है तो वो डिपेंडेंसी इंजेक्शन में आ जाएगा, वो यहाँ पे वैल्यू, ऐसा नहीं होगा भाई। वो प्रोग्रामर बना रहा होता है, वैसे फिर डेटा ट्रांसफ़र होता है, DTO होता है, जावा बीन होता है, BO होता है, VO होता है, इतने सारे क्लासेस जो पड़े हुए हैं वो सब वहाँ पर काम कर रहा होता है उस लेयर्ड एप्लीकेशन में। ये जो डिपेंडेंसी इंजेक्शन होता है बिल्कुल टेक्निकल चीज़ें होती हैं, बिल्कुल प्रोग्रामर से रिलेटेड चीज़ें होती हैं, बिल्कुल आपके कोड से रिलेटेड चीज़ें होती हैं। कस्टमर के एंड यूजर से जो इनपुट आ रहा होता है HTML फॉर्म से, वो सब दूसरे तरीके से ट्रैवल करते हैं, यहाँ पर उससे उसका लेना देना नहीं है। आई होप आप यहाँ पर समझ रहे होंगे, राइट, फाइन। तो मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट। अच्छा, तो आप कहेंगे एक मिनट ये भी बता देता हूँ। आप कहेंगे कि ये रिटायरमेंट डेट का ऑब्जेक्ट मैंने आपको लेकर के एग्जांपल दिखाया, तो क्यों? अरे भाई मैंने इसलिए लिया क्योंकि हम एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट तो अभी डेवलप नहीं कर रहे हैं ना, हम लोग आगे ग्रेजुअली पढ़ेंगे, सीखते जाएंगे, करते जाएंगे, सीखते जाएंगे, करते जाएंगे, अभी तो कॉन्सेप्ट सीख रहे हैं, तो इसलिए मैंने छोटा चीज़ लिया ताकि आपको समझ में आ जाए। तो यहाँ पर फोकस ये था कि मुझे आपको समझाना है किस तरीके से नल वैल्यू इंजेक्ट कर सकते हैं। मेरा यहाँ पर ये फोकस नहीं था किस तरीके से एप्लीकेशन डेवलप होता है तो डेटा ट्रांसफ़र होता है, राइट। जब एप्लीकेशन डेवलप करेंगे तो डेटा कैसे ट्रांसफ़र ट्रैवल करता है सब बता दिया जाएगा। और ऑलरेडी हमने एक वीडियो में बताया भी है, एक नहीं 2-3 वीडियोज़ में बताया, जो लेयर्ड एप्लीकेशन की वीडियोज़ हैं, जाकर देखिए पीछे, आपने देख रखा होगा आई थिंक, अगर आप मेरे साथ फॉलो कर रहे हैं तो इस कोर्स को, राइट। तो वहाँ पर कैसे डेटा ट्रांसफ़र करता है, DTO, एंटिटी, VO, BO, ये सब मैंने वहाँ पर बता रखा है, बहुत अच्छे से बता रखा है। यहाँ पर बस मैंने एग्जांपल लिया। अगर ये क्लास एज ए सर्विस क्लास होता कोई, है ना, सर्विस लेयर में मैंने बताया ना, यहाँ पे अगर सर्विस क्लास होता, ठीक है, और यहाँ पर डाव का यूज करना होता, डेटा एक्सेस ऑब्जेक्ट्स को यूज करना होता, तो यहाँ पर मैं डाव क्लास का लेता ना, मैं लेता भाई कि एम्प्लॉई डाव, ओके, इस तरीके से लेता एम्प्लॉई डाव, और मैं इसका लेता तो एम्प्लॉई डाव का ऑब्जेक्ट यहाँ पे आता, राइट, EMP डाव, एम्प्लॉई डाव का ऑब्जेक्ट आता। पर चूंकि हम प्रोजेक्ट में नहीं थे यहाँ पर, इसलिए मैंने लिया ये वाला, ये सब, ठीक है, रिटायरमेंट, ये सब। तो ये समझाने के लिए, ऐसा नहीं समझिए कि ये इंड यूजर से जो भी वैल्यू जाएगा वो बिन प्रॉपर्टीज में आ जाएगा, नहीं। जो कस्टमर चला रहा होगा एप्लीकेशन, जो इंड यूजर चलाएगा, वो HTML से फॉर्म जो आएगा वो यहाँ पर आकर के डायरेक्टली इंजेक्ट नहीं होगा, ध्यान से समझिएगा। ये सब टेक्निकल जो प्रोग्रामर जो प्रोग्राम करता है, कोड करता है, उसके लिए होता है, इंड यूजर के लिए नहीं होता। उसके लिए VO, BO बनाया जाता है, DTO बनाया जाता है, VO बनाया जाता है, और जो ऑब्जेक्ट डेटाबेस में सेव करना है उसके लिए एंटिटी क्लास बनाई जाती है, राइट। ऑलरेडी पढ़ा, इसलिए बोलता हूँ यार, कुछ भी सीखो मेरे भाई, आप पूरा कोर्स फॉलो कीजिए। मैंने जानबूझ के ये सब प्लेलिस्ट बना, वरना मुझे सिर्फ व्यूज चाहिए होते तो मैं स्प्रिंग बूट पहले डालता, क्योंकि बहुत लोग स्प्रिंग बूट के दीवाने और सब स्प्रिंग बूट ढूंढते हैं मेरे भाई। अब मुझे बताओ, जो A से Z नहीं जानता है वो सेंटेंस लिखना सीखेगा, तो सेंटेंस मान लीजिए लड़का अगर आकर वो सीख भी लेता है, 1-2 सेंटेंस लिख लेता है, लेकिन क्या वो खुद से कोई सेंटेंस बना पाएगा? क्या वो खुद से कोई कोट लिख सकेगा? नहीं लिख सकेगा, खुद से वो नहीं लिख सकेगा, राइट। तो इसलिए मैंने जानबूझ के बनाया ताकि जो लड़का सीखे, जो भी स्टूडेंट सीखे, जो लोग सीखें, वो स्प्रिंग फ्रेमवर्क्स लेकर के स्प्रिंग बूट तक सीखें। ऐसा ना कि स्प्रिंग फ्रेमवर्क में जो बेसिक्स चीज़ें हैं, जो इंपॉर्टेंट, जो कोर चीज़ें, छोड़ दें फंडामेंटल्स और डायरेक्ट स्प्रिंग बूट पर ऐसे धावा बोलते कि नहीं मैं तो आज स्प्रिंग बूट ही सीखूंगा। फाइन, इसलिए मैं बोलता हूँ यार, शुरू से सीखो, लास्ट तक सीखो, और ऐसा सीखो यार कि तुम मस्त डेवलपर बनो, खुद रियल डेवलपर बनो। फाइन, तो यार अगर कुछ भी वैल्यूएबल आपको लगता है तो कमेंट में ज़रूर बताइए, और शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। यही एक तरीका है जिससे आप मेरे को सपोर्ट कर सकते हैं। फिलहाल मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय, टेक केयर, एंड देखते रहिए कोडर संकेत। बाय।